हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं एक डिटेल सॉल्यूशन में एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं। और ये वीडियो है आपका केमिस्ट्री का व्याख्याता का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, सेला के नाम से एग्ज़ाम हुआ था। और कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो इस कंप्लीट सॉल्यूशन में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को सॉल्यूशन को देखने के पहले तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं इस एग्ज़ाम को उस समय दिया था और तो मेरे को कुछ नॉलेज रही है और जिसको मैं शेयर करने जा रहा हूं। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम को हेल्पफुल बनाने के लिए ये वीडियो सॉल्यूशन मैं रेगुलरली बनाने वाला हूं, तो आप लोग इनको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो इसमें डिटेल बात में पहला बात निकल के क्या आया है, देखो पहला बात ये है डियर स्टूडेंट कि ये जो पेपर हुआ था ना उस समय 150 नंबर का हुआ था। 2019 का पेपर हुआ था 150 नंबर का। इस 150 नंबर में जो 100 नंबर थे, 100 नंबर वो आपका सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद जो 50 नंबर का था ना वो था आपका जीके, जिसके अंदर आपका पूरा जो बीएड का पोर्शन है और आपका जीके का पोर्शन है, साथ ही साथ आपका क्या हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश का ग्रामर है, ये सब पूछा गया था, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री इस समय भी आएगा तो केमिस्ट्री के साथ साथ जीके देने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो 150 नंबर का प्रश्न पुस्तिका था, ये लिखा है। और उसके बाद ये कुछ और निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट में 7वां नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पुस्तिका में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक आवंटित किया गया है। गलत उत्तर पर अंकित करने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग था। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा हैंग मार रहा है। इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है, याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग दिया गया था। अब ये नेगेटिव मार्किंग जो था, ठीक है, आप 1/4 था। और इसके बाद नीचे आएंगे तो उस समय मैं जब देखा ना तो दंग रह गया। आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया से पूछा गया था कि आप जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज़ दिक्कत नहीं थी, आपको एकदम सिस्टमेटिक दिया गया था। पहले मैं बोला था ना, पहले भौतिक रसायन दिया गया था, 30 क्वेश्चन भौतिक रसायन के थे, फिर 30 क्वेश्चन कार्बनिक रसायन के थे और अकार्बनिक के 30 भौतिक के 30 नंबर, कार्बनिक के 35 नंबर और अकार्बनिक के 35 नंबर। देखो मतलब 35 जो ने 70 हो गया और 30 100 हो गया, 30 और 70 100 हो गया ना। तो आप मान के चलो वेटेज किसका ज़्यादा था, वेटेज था आपका कार्बनिक और अकार्बनिक का, और वेटेज कम था वो था भौतिकी का, ठीक है। बाकी तो ये देख रहे हो, जिसकी डिस्कशन करना चाहते हो तो डिस्कशन के लिए हम एक नया वीडियो बना देंगे इसके लिए, जीके के लिए। और मैं तो एक आपको जीके का एक दिया भी था सिलेबस के डिटेल को बताने के लिए कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो इसी में से ये है आपका 4था, 5वां, 6वां, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग आते हैं अब सॉल्यूशन की ओर और यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं वीडियो को चालू करने के पहले एक बात बता दूं आप लोगों को कि ये वाला जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी 2 पार्ट में आने वाला है। 1 से 50 तक के मैं फर्स्ट वाले सेक्शन में मैं बात करूंगा, फिर दूसरे सेक्शन में 51 से 100 तक बात करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 1 मोल N2H4 10 मोल इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हुए एक नया यौगिक Y बनाता है। यदि सभी नाइट्रोजन नए यौगिक में उपस्थित हो, पहले जैसे उपस्थित हो तो Y में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा। अब क्वेश्चन को देखो भाई, पहले ये जो कंपाउंड है ये देखोगे N2H4, उसमें भी 2 नाइट्रोजन है, यानी जो नया यौगिक बनेगा उसमें भी 2 नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो देखो बच्चे लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2H2 आप जब देखोगे तो 2x हो जाएगा इसका और -1, और इसका हाइड्रोजन कर लेंगे 4 तो आ जाएगा x = -2। अब ये बोला है N2 अच्छा -2 आया है, वो 1 नाइट्रोजन का है, तो दोनों नाइट्रोजन का कितना हो गया, दोनों नाइट्रोजन का हो गया -4। अब यदि हम 10 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गई, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
-4 पहले था, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गई, मतलब नेगेटिव चार्ज में कमी आएगी। तो यहाँ पे -4 + 10 हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। अच्छा, अब हाइड्रोजन तो कुछ बोला गया नहीं है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन पहले जितना था उतना ही अभी और नए यौगिक में हाइड्रोजन उतने ही हैं। तो दो नए और बोला है, देखो, अतः यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या समान रहती है, हाइड्रोजन की संख्या समान रहती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का, और देखो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो +6 आ जाएगा, तो +6 आ जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन उतना ही था, अब नए वाले यौगिक में भी हाइड्रोजन उतनी, तो हाइड्रोजन का तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो 2 नाइट्रोजन का जो +6 मिला है उसको +3 करोगे तो दोनों नाइट्रोजन के लिए मिल जाएगा, यानी एक नाइट्रोजन के लिए +3 और दूसरे वाले नाइट्रोजन के लिए भी +3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। और अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले में। ठीक है बच्चे लोग, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, दर स्थिरांक का ताप अवधारण अरणीय समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया, k = a e⁻⁻⁸ किन परिस्थितियों में दर स्थिरांक का मान न्यूनतम होगा। देखो आपका ये फॉर्मूला है भाई, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप जब लॉगरिथम लोगे तो क्या हो जाएगा, log के और log ले लेंगे और ये इस तरफ आ जाएगा। देखो log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log e⁻⁻⁸ तो e⁻⁻⁸ सामने आ जाएगा तो log e इक्वल हो जाएगा 1, और उसको मैं लिखा नहीं हूँ। ठीक है, तो अब जो है ना टोटल ओवरऑल वैल्यू को आपको केयरफुली देखना है। क्या देखना है भाई, है ना, क्या देखना है, यदि आप ये टोटल वैल्यू है, यानी आपके पास बाय द वे आपके पास 10 है और ये 10 में आप ये मान के चलते हो, थोड़ा हैंग मार रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है, 8/4 है। तो आप ही बताओ कि आप जब इस वाले चीज को देखोगे तो आपका क्या बोला है, देखो दर स्थिरांक न्यूनतम होना चाहिए, यानी ये वाला वैल्यू न्यूनतम होगा तो नहीं, सॉरी, ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, तो ये वाला वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, ये के का मान कम आएगा, यानी ई के मान को क्या होना चाहिए। देखो आपको बोला है दर स्थिरांक के लिए जरूरी ये है कि आपका ई का वैल्यू बढ़ना चाहिए, ई का वैल्यू बढ़ेगा तो टोटल ओवरऑल वैल्यू घटाएंगे तो कम होते जाएगा, और कम होते जाएगा तो आपको वैल्यू कम मिलने वाला है। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखोगे तो ताप कम रहेगा तो ये बढ़ेगा, ताप कम रहेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ये वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये ओवरऑल में घटाओगे तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो हो जाएगा सी। मैं बता सकता हूँ बच्चे लोग, ये जिसका को रिलेट करने का टेंडेंसी अच्छा है उनसे अच्छा बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में, थर्ड। 2A और एरो B+C एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो क्या होगी भाई, आप लोग जानते हो शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर होती है वो सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, और सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है तो आप लोग समझो अभिक्रिया की दर A की सांद्रता पर समान हो, अभिक्रिया दर B की C की सांद्रण पर समान हो, समानुपाती हो, B की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए तो अभिक्रिया दुगुनी हो जाएगी, गलत है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, दुगुनी उगुनी तो होगी नहीं क्योंकि सांद्रण पर निर्भर करता नहीं है। तो किसी भी सांद्रण पर, याद रखना, अभिक्रिया की दर A की किसी भी सांद्रता पर क्या होगी, समान होगी। ठीक है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, कोई भी आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो घटा दो कुछ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट लोग, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कॉपर FCC जालक के अंतर्गत क्रिस्टलीकृत होता है। देखो आपका कॉपर क्या है, FCC है, कॉपर है ना, और कॉपर FCC है तो आप लोग जानते हो उसमें किनारा 361 पिकोमीटर है। कॉपर की परमाणु त्रिज्या FCC के लिए R इक्वल होता है A/2/2, और यहाँ पे रख दोगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है ये हैंग के कारण।
अब आते हैं भाई, यदि HCl के जलीय विलयन का मोल प्रमाण तथा घनत्व ज्ञात हो तो विलयन की सांद्रता किसके द्वारा परिकलित की जाती है। देखो विलयन की सांद्रता तो मोलरता से भी हम निकालते हैं, मोलरता से भी निकालते हैं और मात्रा प्रतिशतता से भी निकालते हैं। तो ये इसमें तो आंसर डी हो जाएगा, है ना। ये सिंपल सा दोनों क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से थोड़ा टफ था, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। बंद पात्र में PCl5 के विघटन के लिए विघटन की मात्रा अल्फा तथा कुल दाब P है। अब हमारा जो रिएक्शन हो रहा है PCl5 से PCl3 और Cl2 विघटन हो रहा है जी, या तो कौन सा संबंध सही होगा। तो बच्चे लोग सबसे पहले आप एकदम केयरफुली देखो, PCl5 है, PCl3 और Cl2 में टूट गया। जब इनिशियल कंसंट्रेशन था तो 1 था, ये 0 था। जब हमारा T समय हुआ तो अल्फा मात्रा जो है यहाँ डिसोसिएटेड हो गई। तो डिसोसिएटेड हो गई तो कुल मात्रा क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा, ये वाला हो गया अल्फा अल्फा तो काटोगे तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। देखो पार्शियल मोलर प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, पार्शियल मोलर प्रेशर आप क्या हो जाएगा, ये मोलों की संख्या इसका हो जाएगा वियोजन की मात्रा PCl5 का, और कुल मोलों की संख्या गुणित क्या करोगे, प्रेशर करोगे। ऐसी सेम अल्फा अपन 1 प्लस अल्फा, क्योंकि ये भी अल्फा है, Cl भी अल्फा अमाउंट है, और इसका जो मात्रा था PCl5 का वो 1 माइनस अल्फा था, तो 1 माइनस अल्फा 1 फा हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग P लिख देंगे, ठीक है। तो Kp इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पूरा रख दोगे मान, तो अल्फा स्क्वायर P 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा आएगा। इसको जब आप लोग 1 प्लस अल्फा यानी a प्लस बी a माइनस बी से करोगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही इसको और थोड़ा सा करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Kp 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर P हो जाएगा, और इसको आप पक्षांतर कर दोगे तो ऐसे करके आप जब सिंप्लिसिटी करोगे तो अल्फा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, Kp अपॉन Kp प्लस P हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अब 7 में आ जाते हैं। 7 जो है ना आपका मोल कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। 0.45 है आपके पास बोरियम क्लोराइड और 0.2 मोल सोडियम फास्फेट के साथ अभिक्रिया करता है बोलता है, तो बेरियम सल्फेट के निर्मित सर्वाधिक मोलों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चे लोग सबसे पहले आप लोगों को एक बात जानना पड़ेगा कि रिएक्शन होती कैसे है। आपके पास बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और सोडियम फास्फेट के साथ क्रिया करता है तो सोडियम फास्फेट है, तो इसको बैलेंस कर दोगे रिएक्शन को, आपको तो 2 मोल बेरियम क्लोराइड का दिखेगा और 3 मोल बेरियम क्लोराइड का और 2 मोल सोडियम फास्फेट का। और जब इसको रिएक्शन करके करोगे तो बेरियम फास्फेट बनेगा और 6 NaCl निकल जाएगा। तो आपको पता चला कि यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो 3 मोल और 2 मोल से कितना बन रहा है 1 मोल, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा 0.2 मोल। भैया जब इसको 0.2 मोल कर दोगे तो इसका 2 मोल है तो इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसका पान 0.2 मोल होगा तो इसका कितना बनेगा 0.1 मोल ही बचेगा ना। लिखा है देखो बेरियम को फास्फेट के निर्मित सर्वाधिक मोलों की संख्या कितनी होगी, तो बेरियम फास्फेट का कितना हुआ 0.1 मोल बना, ये था 2 मोल तो इसका बना 1 मोल, जब ये 0.2 मोल हो जाएगा तो 0.1 मोल बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सा पूछा है, निम्न में कौन एक विषमांगी उत्प्रेरण है। आप लोग जब एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ोगे तो 16 ग्रुप एलिमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो सल्फर निर्माण की 2 विधियां हैं, संपर्क विधि और शीश कक्ष विधि। जो संपर्क विधि है जिसको कांटेक्ट मेथड बोलते हैं, उसमें Sa2 को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं और उस समय हमारे पास वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होती है ना वो कैटलिस्ट का काम करती है। क्या करती है, कैटलिस्ट का काम करती है, और ये कैटलिस्ट होती है सॉलिड और ये दोनों होता है हमारा गैस। इसलिए हम इसको बोलेंगे जब सॉलिड आपका उत्प्रेरक का जो भौतिक गुण है अलग हो और भौतिक अवस्था अलग हो और रिएक्टेंट और या तो प्रोडक्ट की भौतिक अवस्थाएं से मैच ना करता हो, अलग अलग हो, तो हम उसको विषमांगी उत्प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाए संपर्क विधि। देखो आपको विधि से ही क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है बच्चे लोग इस वाले वीडियो में। अब आते हैं 9 नंबर में।
9 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी एकदम लॉजिक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट को आप लोग जब ले जाएंगे तो आपको एसीटेट आयन मिलेगा और Na+ आयन मिलेगा, है ना। एसिडिक अम्ल और सोडियम एसीटेट को ले जाएंगे तो क्या होगा, आपका एसिडिक अम्ल सोडियम एसीटेट हो जाएगा, और यहाँ पे एसिडिक अम्ल CH3, ये तो वीक एसिड है और इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं, जो वीक एसिड है। और बाकी लोग देखो इसमें सॉल्ट है, इसमें सॉल्ट है, तो इसमें भी सॉल्ट है, इसमें भी सॉल्ट है, लेकिन डोमिनेंट क्या है, इसमें एसिड की मात्रा है थोड़ी सी, तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर रखेगा। और इसमें तो आपका Na है, और Na जो है OH2O हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो ये क्या करेगा, NaOH बनाएगा, और NaOH बनाएगा तो आप बेसिक मीडिया को कंटेन करेगा, और बेसिक मीडिया को जनरलाइज करेगा, बेसिक मीडिया जैसा बिहेवियर करेगा, तो pH जो है ना इस वाले सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा होगी। और इसमें तो कोई बेस मीडिया बनाने वाला कोई है ही नहीं कंपोनेंट, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो pH है इसमें, मैं एक बात बोल देता हूँ, जो pH है आपका हाईएस्ट किस में होगा, pH जो होगा इसमें हाईएस्ट होगा, और इसमें pH जो है लोएस्ट होगा, ठीक है, याद रखे रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A, ठीक है बच्चे लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये तो क्वांटम से पूछा गया है और क्वांटम को एकदम दबा के पूछा है। क्वांटम संख्या से क्या क्वेश्चन पूछा उसको थोड़ा देख लो। सॉरी इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि प्रधान क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या n वाले एक कोष में उपस्थित ऑर्बिटलों की संख्या n² है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो n = 1 हो तो ऑर्बिटलों की संख्या क्या होती है, n², है ना, n² होती है। n = 2 हो जाएगा तो 2², 4 ऑर्बिटल हो जाएगी। n = 3 है तो 9 ऑर्बिटल हो जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना सही है, ठीक है। nवें ऊर्जा स्तर के लिए कुल उपकोषों की संख्या n है। देखो n = 1 है तो एक ही उपकोष हुआ, n = 2 है तो 2 उपकोष हुआ, ठीक है, और n = 3 है तो कितना उपकोष हुआ, 3 उपकोष हुआ। तो ये वाला भी सही है, ठीक, मैं प्रूव करके बता दिया हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 4n+2 होती है। अब देखो ये s ऑर्बिटल है तो 4n+2, तो s ऑर्बिटल के लिए तो l = 0 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आए। p ऑर्बिटल के l+2 करोगे तो कितना आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही d ऑर्बिटल करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी फार्मूला क्या है, सही है। लेकिन m = l+2, अब m = l+2 तो होता नहीं यार, है ना, नहीं होता। तो A B C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, 10वें का करेक्ट आंसर होगा B, ठीक है। तो ये क्वांटम संख्या से पूछा गया है, तो छोटा क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था जी। चलो अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखो। थोड़ा सा मैं स्लोली बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट मार के पढ़िएगा ना सब लोग। तो देखो क्या बोला है, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का मूल माध्य वर्ग वेग 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड है। देखो ध्यान से करना, 25 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम जिसमें गैस का मूल माध्य वर्ग वेग का मान 6 × 10⁴ सेंटीमीटर पर होगा, ऐसा बोला है। तो पहले जो इसका वेग था इतना डिग्री सेल्सियस पर, इतना था। अब ये बोल रहा है कि इतना माध्य वेग होने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो केस तो पहला मैं वर्ग माध्य या वर्गमूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला रखेंगे ना। तो डियर स्टूडेंट हम लोगों को ये देखो, हमको तो कोई गैस का मास वास दिया नहीं है तो उसको 10⁻10 रख देंगे, मास को आर का वैल्यू भी 10⁻10 रख दिया हूँ। अब हम लोग केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, जो इसका मूल माध्य वर्ग वेग जो है आपका 6 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसको रख दिए। देखो आप दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर करोगे क्योंकि इसमें वेलोसिटी बढ़ी तो तापक्रम चेंज होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। दोनों को इक्वल करेंगे तो कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ पे T2 है ना, इधर वाले संख्या को इधर ले आया था, इधर वाले को इधर ले आया था, तो T2 हो जाएगा 108। ये क्वेश्चन जो है बच्चे लोग ये लेवल से ऊपर हट के था, अच्छा से देखेंगे तो समझ आएगा, ठीक है।
अब इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा है देखो, एक बफर विलियन में 0.1 मोल सोडियम एसीटेट को 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी ml में 0.1 मोलर एसिटिक अम्ल में विलय किया गया। सोडियम एसीटेट को हम लोग जो था हमारे पास 0.1 मोलर, उसको 0.1 मोलर एसिटिक अम्ल में विलय कर दिए। अब ये क्या कह रहा है आके 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट और मिलाएगा, फिर से हम लोग उस कंटेनर में ना 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट मिला दिए, तो परिणामी बफर क्या होगा बोल रहा है। देखो दुर्बल अम्ल और उसका कार्बनिक लवण का हम लोग जब डालते हैं तो वो बफर विलयन कहलाता है। जैसे आपके पास एसिटिक अम्ल है और सोडियम एसीटेट है, इन दोनों को डाल दिए, हाँ, इसका 0.1 मोलर था, इसका 0.1 मोलर, तो हमारा जो सोल्यूशन है ना, उसका जो मोलर है कितना हो जाएगा 0.2 मोलर। अब हम लोग एक्स्ट्रा ऐड क्या किए हैं, सोडियम एसीटेट को फिर से कर दिए, ठीक है। तो इसका 0.1 मोलर था, अब फिर से हम लोग किए हैं 0.1 मोलर, यानी आपका सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.2 हो गया। ये तो ओवरऑल था, लेकिन इसका 0.1 था और इसको हम लोग फिर से मिलाए हैं 0.1, तो 0.2 हो गया। तो आप फार्मूला रखोगे बफर सॉल्यूशन का तो आप लोगों को करेक्ट आंसर मिलेगा ये, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन था जी, और ये मानता हूँ कि आपको एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था, लेकिन अच्छा तगड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लो यार, हैंग मारने के बारे परेशान हूँ मैं। क्वेश्चन को देखो जी, 2N2O5 4NO2 प्लस O2 अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर। देखो अभिक्रिया की दर के लिए मैं ये बता दिया हूँ, जैसे 2 है तो 1/2 लिखते हैं कंसंट्रेशन D/dt Na2O2 का, फिर 1/4 लिखते हैं इसको, और चूंकि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, नहीं सॉरी इसमें मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पे 1/1 ही आएगा ये, तो dt और O2 का कंसंट्रेशन तो 1/4 में है, नहीं 1/4 में NO2 dt है, 1/4 dNO2 dt। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन जो है ना बच्चे लोग याद रखिएगा, 1/4 NO2 dt इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सुधार लेना, इसका ये वाला आंसर नहीं होगा बच्चे लोग, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ये वाला। क्यों होगा, सॉरी अरे फिर गलत कर दिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ये नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है। देखो माइनस लिखना तो ये वाला भी आता आंसर में, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यही हो जाएगा आंसर NO2, हाँ ठीक है, सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दाब के विस्तृत प्रास में तापक्रम जिसमें वास्तविक गैस आदर्श गैसों के नियमों का पालन करती है को कहते हैं। तो कोई भी वास्तविक जो गैसें हैं दाब के विस्तृत प्रास अलग अलग प्रास में काम करती हैं, तो हम उसको बायल टेम्परेचर कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं बायल टेम्परेचर। ये ऊपर पूछ दिया है। बायल पॉइंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रियल गैस, एबो द बॉइलिंग पॉइंट Z इज ग्रेटर देन 1। तो ये संपीड़ितता गुणांक अलग चीज हो जाता है। निम्न कथनों के मध्य कौन सा कथन सही नहीं है। देखो क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, आयन प्रबल अवकारक है। प्रबल देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाओगे ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाओगे तो आपको दिखेगा जो फ्लोरीन है हमारा प्रबल ऑक्सीकारक होता है ना। क्या होता है भाई, प्रबल ऑक्सीकारक होता है ये फ्लोरीन, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आता है। तो ये सही नहीं है करके बोला है, याद रखना। उसके बाद अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 ये भी प्रबल अवकारक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है। और तुल्यांकी मात्रा, तो बच्चे लोग जब इसको आप सोल्यूशन देखोगे ना तो K2Cr2O7 4H2SO4, तो ये बनाता है आपका Cr2SO4 थ्राइस, या अब मतलब आपका जो डाइक्रोमेट आयन है वो आपका बन जाता है क्रोमियम थर्ड आयन।
तो यहाँ पे देखोगे ना तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है रिएक्शन में। तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन हो गया 6, तो तुल्यंकी भार हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका मास को आप 6 से डिवाइड किए हो, लेकिन यहाँ पे मास को कितने से डिवाइड किया गया है, 3 से डिवाइड किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सही नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है आपका। ठीक है, आपका ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन में ले आते हैं। सेला का जो एग्ज़ाम था ना बच्चे लोग, मुझे ऐसा लगा कि पर्सनली जो एग्ज़ाम था वो आपका NRL और PRCL से थोड़ा सा और ज़्यादा लेवल का था, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन को डाला गया था। यदि स्थिति तथा संवेग ज्ञात करने की अनिश्चितता समान हो तो वेग ज्ञात करने की अनिश्चितता होगी। देखो याद रखना, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। स्थिति तथा संवेग ज्ञात करने की अनिश्चितता समान है। तो देखो पहले तो हम लोग जानते हैं डेल एक्स क्या होता है, स्थिति में अनिश्चितता, डेल पी होता है संवेग में अनिश्चितता, और हम संवेग को लिखते हैं m इंटू डेल वी। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता दोनों समान है। तो दोनों समान है तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल हो जाएगा m डेल वी। अब इस समीकरण 1 में ना हम डेल एक्स के मान को रख देते हैं, डेल एक्स मतलब m डेल वी को रख दिया, m डेल वी रख दिया, पहले से ही m डेल वी था तो m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर को मैं इधर पक्षांतर कर दिया, डेल वी स्क्वायर हो गया। और तो डेल वी इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, √h/4 पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई। तो ये डेल वी इक्वल हो जाएगा 1/2m इंटू √h/पाई। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, सॉरी ये भी नहीं होगा, अरे मैंने गलत लगा दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ना मज़ेदार है, मतलब आपको एक्चुअल केमिस्ट्री पढ़वाना चाह रहा है आपको एग्ज़ाम देने वाला ना। एग्ज़ाम आप से जो ले रहा है व्यापम, वो आप चाहता है कि केमिस्ट्री आप दबा के पढ़ के आएँ। ऐसा कौन अधिशोषण गैस में कौन हाइड्रोजन गैस अधिकता में अधिशोषित कर सकता है, कौन, मतलब निम्न में से ऐसा कितने जो सिस्टम है जो जिसमें से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो गया। तो कोलाइडियल जो सोल्यूशन होती है ना बच्चे लोग, उसमें सबसे ज़्यादा अधिशोषण होता है, क्योंकि कोलाइडियल जो कंपोनेंट होती है ना उसमें सरफेस एरिया अच्छा से होता है, हायर सरफेस एरिया होती है। ठीक है, अब अल्प वेले विद्युत अपघटन से क्वेश्चन लिया गया है, एक तो देख लेते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक अति अल्प विलेय लवण की विलेयता S है, विशिष्ट चालकता K है एवं शून्य चालकता, वो अनंत अनुता पर चालकता है, एवं शून्य चालकता पर तुल्यांकी चालकता संबंधित है। अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता लेते हैं बच्चे लोग। मैं अब तो आपको सरलता से बता रहा हूँ। ये जो जनरल फार्मूला होता है ना, ये होता है तुल्यांकी चालकता बराबर K कप्पा साल्ट इन 2000 अपन नॉर्मलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो पार्शियली सॉल्युबल साल्ट होती है, जैसे बेरियम क्लोराइड है, आपके पास PbCl2 है, ऐसे सोल्यूशन होते हैं ना, उसमें जो इक्विवेलेंट कंडक्ट, जो ये ऐसे केस के लिए थोड़ा बोल रहा है जिसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस के बराबर हो, और यहाँ पे जो नॉर्मलिटी है वो सॉल्युबिलिटी के बराबर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्शियली सॉल्युबल साल्ट होते हैं ना, वो एक समय बाद पूरा का पूरा नीचे बैठ जाते हैं, तो हम लोग उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो चालकता होती है उसी को हम अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता कहते हैं, क्योंकि ये आपका क्या बनाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है भाई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे, हम नॉर्मलिटी के बदले लिखेंगे सॉल्युबिलिटी, और लेमडा इन्फिनिटिव के बदले लिखेंगे लेमडा इन्फिनिटिव m, या मान लो मोनोवैलेंसी है तो लेमडा इन्फिनिटिव इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसके बदले तो ये लिखा जाएगा और नॉर्मलिटी के बदले सॉल्युबिलिटी लिखा जाएगा। ठीक है, तो और सॉल्युबिलिटी को इधर ले आओगे, ये मज़ा नहीं आ रहा है यार पढ़ाने में, ये हैंग मार रहा है। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल हो जाएगा आपका, आप इसको इधर ले आओ ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कप्पा साल्ट इनटू, और ये आ जाएगा इधर नीचे। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछा है, लेकिन फॉर्मूला ही कोई पूछ दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा पूछा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो FeOH3 साल के लिए किस विद्युत अपघट्य का फ्लोकुलेशन मान सर्वाधिक होगा। किसमें जो है ना जल्दी से जल्दी उसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी उसको जल्दी से रिएक्शन करके बाहर कर देगा, है ना, फ्लोकुलेशन, ठीक है। तो NaCl में तो Cl-1 होता है माइनस चार्ज, और Na2S4 में 2- होता है, इसमें 3- होता है, सल्फेट में 2- होता है। तो हार्डी-सोल्जे का नियम क्या कहता है, देखो अकॉर्डिंग टू हार्डी-सोल्जे नियम, ग्रेटर द चार्ज ऑफ एन आयन ग्रेटर विल बी द कोगुलेशन पावर। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही कोगुलेशन पावर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन है ना जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप जान रहे हो तो बन जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था ना कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला जो क्वेश्चन था, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्स मोलल विलियन में, एक्स मोलल विलियन है ना, याद रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्स मोलल विलियन में, मोलल बोला है ना, विलेय का मोल प्रमाण 0.2352 के तुल्य है। एक्स का मान कितना होगा, एक्स मतलब एक्स कितना मोल आएगा, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या कितना है, 0. ये दिया भी है देखो 0.235 विलेय के मोलों की संख्या। तो आपका तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट CCl4 के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, हमारा कुल मोलल मान लो हम 1 लिए हैं, तो जो हमारा सॉल्वेंट का मोलालिटी है वो हो जाएगा 0.765 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है CCl4 जो कि 0.765 मोल CCl4 है, उसमें 0.235 मोल विलेय है ना, मतलब कोई भी घुला हुआ चीज़ है। तो वैसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि ग्राम में अब बताना है, तो ग्राम करना रहता होगा तो क्या करते हैं, मोल में ग्राम को गुना करते हैं, मोलर मास को गुना कर देते हैं। तो 0.765 में कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास करेंगे 154, तो हमको इतना मोल मिलेगा, यानी इतना ग्राम है तो इतना मोल मिलेगा। अब हम 1000 किलोग्राम में निकालते हैं ना, हमारा डेफिनेशन मोलालिटी का क्या होता है 1000 ग्राम। तो जब 117 ग्राम में इतना मोल है तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम आपके पास CCl4 है, तो आप इसको नीचे कर दोगे तो आपको इतना मोल दिख जाएगा, 2 मोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो भयंकर टफ था जी, मतलब एज्यूम करो कि ये थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत ही था। चलो आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, जब एक लेड संचायक बैटरी का डिस्चार्ज होता है, ठीक है, रिएक्शन इन लेड स्टोरेज बैटरी, तो तब क्या होता है बोलते हैं। देखो लेड स्टोरेज बैटरी में एक चीज़ आप याद रखना, ये जो है ना आपका रिचार्जेबल बैटरी होता है, एक तो याद रखना। रिचार्जेबल बैटरी में क्या होती है, आपका जो लेड और लेड ऑक्साइड है वो डिस्चार्ज होता है तो लेड सल्फेट बनता है, और वो फिर से आपका लेड और लेड ऑक्साइड बन जाता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये जी रिएक्शन होता है, तो ये जो आपका HSO4 जो यूज़ होता है वो आपका सल्फेट आयन बनाने में यूज़ होता है। किस में होता है, सल्फेट। तो क्या लिखा है, PbSO4 का यूज़ होता है। PbSO4 का यूज़ तो वो तो बन रहा है भाई, SO2 गैस मुक्त होती नहीं होती। बैक आओ तो लेड का तो निर्माण हो रहा है ना। तो आप सही मायने में देखोगे ना तो ये इतना तो नहीं डालते हम लोग, सीधा सीधा किसका यूज़ किए हैं यहाँ पे, H2SO4 का, क्योंकि ये H2SO4 ही है। आयनाइजेशन के कारण जो HSO4 है उसको ऐसे लिख दिए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन दिए हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, एक्वस मीडिया होती है इसलिए हम लोग ऐसा लिख दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया कोवोल्यूशन। अच्छा, किस तापक्रम पर शुद्ध जल की मोलरता तथा मोललता तुल्य होती है। याद रखिए, मैंने आपको याद होगा मैं NRL का एग्जाम का क्वेश्चन आंसर्स करा रहा था, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा था जी, सेम टू सेम। देखो वाटर जो है ना एबनॉर्मल बिहेवियर दर्शाती है। क्या होता है बच्चे लोग, जो 4 डिग्री सेल्सियस है ना उस पर हम जब जाते हैं तो पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। अतः जो 227 केल्विन ताप है ना उस घनत्व तो अधिकतम होने के कारण मास के अकॉर्डिंग ले लेते हैं वॉल्यूम को, तो उस समय क्या होती है कि जो जल की मोलरता है मोललता की समतुल्य हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग, किस परिस्थिति में किसी अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन अपेक्षाकृत तापक्रम से स्वतंत्र होगा। तो तापक्रम से स्वतंत्र कब होगा भाई? देखो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण क्या होता है? डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एच होता है। अब बाय द वे तापक्रम से स्वतंत्र होगा, कौन बोला है? स्वतंत्र मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो देखो ये वाला वैल्यू एकदम ही कम हो जाएगा ना, तो ये केवल डेल जी और डेल एच के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा? जब डेल एच का मान ऋणात्मक हो, डेल एच का मान ऋणात्मक बोलता हूँ, बहुत कम हो, है ना। तो टी डेल एच का मान भी बहुत कम होगा, है ना। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का डी। 24 का कौन सा हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। बहुत कम रहेगा ना, तो डेल एच डेल जी डेल एच के बराबर हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो भाई, और ये तो मेरे को मजा आ गया ये क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन क्या कहता है? जिंक धातु को मैग्नीशियम नाइट्रेट एवं सिल्वर नाइट्रेट के एक जली विलयन में मिलाया गया, तो क्या क्या होगा बोला है। तो पहले तो आप लोग ये देख लो कि आपको ये वाला वैल्यू पता है क्या। नहीं पता होगा थोड़ा बहुत तो नई क्वेश्चन बनेगा। मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, एसआरपी, वो होता है -2.34 होता है, जिंक का होता है -0.76 होता है, और सिल्वर का होता है 0.80 वोल्ट। सबको पता होगा जो कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला है जाना, उसके जली विलयन में जाता है हाई रिडक्शन पोटेंशियल के, और उसको जाके विलोपित कर देता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा नेगेटिव होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो कम रिएक्टिव होता है। तो बच्चे लोग जब बताओ तुम्हारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है और जिंक की राड को डालोगे, तो ये मैग्नीशियम तो ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक कम रिएक्टिव है, तो जिंक तो मैग्नीशियम को हटा नहीं पाएगा, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है सिल्वर, क्योंकि इसका नेगेटिव में है और इसका पॉजिटिव में है। तो जिंक जो है आसानी से इसको हटा देगा। जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट में डालोगे तो सिल्वर को हटा देगा। तो यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वाले कंटेनर में डिस्प्लेसमेंट होगा, इस वाले कंटेनर में जो पहला वाला था उसमें नहीं होगा, इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आप ये देखो, यहाँ पे जो जिंक है वो जिंक ऑक्सीकृत हुआ है ना, और सिल्वर जो है अपचयित हुआ है। तो सिल्वर का अवकरण होता है, ये जो Ag+ था उसका अवकरण हुआ, ठीक है। Ag है उसका क्या हो गया है? अवकरण हो गया है। और जो Zn था उसको देखोगे ध्यान से, तो Zn का क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हो गया है, ठीक है। तो A और C कोई है? हाँ, B है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? B हो जाएगा ना। क्वेश्चन बहुत टफ है बच्चे लोग, मैं थोड़ा सा स्लोली पढ़ा रहा हूँ, भले इसका आप लोगों को लगे कि वीडियो लंबा हो रहा है, उसको मैं नहीं देखूंगा इस समय, लेकिन आपको तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा जानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, कहाँ पे आए? अच्छा, एंटी फ्लोराइड संरचना। देखो बच्चे लोग, एंटी फ्लोराइड संरचना होती है ना, फ्लोराइड संरचना होती है, उसमें Ca++ आयन थोड़ा बड़ा रहता है, तो वो घन के कोनों पर और फलक के केंद्रों पर रहता है, और F- सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों पर रहता है, क्योंकि F- की साइज छोटी होती है, इसलिए चतुष्फलकी में रह जाता है। लेकिन जैसे ही एंटीफ्लोराइड संरचना में आते हैं ना, तो एंटीफ्लोराइड संरचना में क्या होती है, जो हमारा Na+ आयन है उसकी साइज छोटी हो जाती है, और छोटी होने के कारण बेचारा क्या होता है, यहाँ पे ये चला जाता है चतुष्फलकियों पर, और ये चला जाता है जो O- होती है उसकी साइज बड़ी होने के कारण घन के कोनों और फलक के केंद्रों पर। एंटीफ्लोराइड संरचना में धन आयन बोला है आप, धन आयन मतलब आपका सोडियम आयन हो जाएगा। सोडियम आयन कहाँ है? चतुष्फलकीय रिक्तियों पर। तो ये हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चतुष्फलकीय रिक्तियों पर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट बच्चे लोग, मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को कंप्यूटर चलाने में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये देखो 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन क्या है? स्थिर आयतन पर ठोस बेंजोइक अम्ल की दहन उष्मा 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, तो स्थिर दाब पर कितना होगा? स्थिर आयतन पर पूछा है। देखो बच्चे लोग, बेंजोइक एसिड है, जब उसको आप पूरी तरह से दहन कर दोगे, दहन करोगे मतलब पूरा आपका कार्बन जल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, ठीक है। तो आपको
यहाँ पे ये तो बेंजोइक एसिड जो था वो तो आपका सॉलिड था, ऑक्सीजन कितना लगे, ये गैस था, तो ये भी गैस था। तो गैस का मॉलिक्यूल इधर 7 है, इधर कितना है 15/2, तो डेल एन जी कितना हो जाएगा 7 - 15/2, ये -1/2 हो गया। तो स्थिर आयतन पर जो बेंजोइक अम्ल की दहन ऊष्मा है वो इतना है, कितना सॉरी ये गलत लिख दिया है, या मैं ही गलत लिखा हूँ शायद, नहीं यही गलत लिखा है खुद, ठीक है, क्वेश्चन में गलत लिखा है और आंसर में अलग लिखा है, तो ये इतना होगा। और आप डेल एन जी के बदले क्या लिखोगे, -1/2, -1/2 यहाँ पे रख दो, ठीक है बच्चे लोग, -1/2 रख दो और आप 27 डिग्री सेल्सियस रख दो। इसका मतलब डेल यू, अरे यार पागल कर दिया, ये हो जाएगा डेल वी और ये हो जाएगा डेल -2 हो जाएगा 1/2 और आर तो आर ही रहेगा जी, और ये हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, और 300 केल्विन होगा तो कटेगा तो 150 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150। तो इसका करेक्ट आंसर कौन बन रहा है, इसका आंसर सी हो रहा है, ठीक है, तो सी को आप लगा सकते थे, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किसमें, 28 में आते हैं। आणविक मात्रा ज्ञात करने की हमेशा कपूर का उपयोग किया जाता है, आणविक मात्रा, क्योंकि इसका हेममिति स्थिरांक उच्च होता है, बहुत निचले ताप पे जाके जमता है, इसलिए इसी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं 1 मोल H2O2 के अवकरण के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, H2O2 का डिसोसिएशन करा दोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो 2 फैराडे हुआ, तो 2 फैराडे में कितना कूलाम हो जाएगा, 1.93 × 10⁵ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग कौन से में क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। वैन डर वाल्स अधिशोषण के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक बार ना आप क्या कीजिएगा, एक बार इस जब पढ़ते रहेंगे ना तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वैन डर वाल्स में जब अधिशोषण ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है ना, तो आपका ये आंसर सही है, इसी पर होती है। लेकिन इसके बाद जो बच्चे लोग आगे जब पढ़ोगे, उच्च क्रांतिक ताप वाले गैसों की सरलता से अधिशोषित होते हैं। जितना अच्छा क्रांतिक होगा, तापक्रम होगा, उतना ही जल्दी अधिशोषित होगा, सही है। यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है ना। और ताप वृद्धि से अधिशोषण की मात्रा वृद्धि होती है, नहीं होती, वृद्धि होती ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका निम्न कथनों पर, गलत कथन बोला है। तो गलत कथन कौन कौन है भाई, याद रखना, इसमें फंसने का डर है। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा आपका 3 और 4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, ठीक है। अब आते हैं 31 में देखो अभिक्रिया है आपके पास KNH2 है, द्रव अमोनिया। तो द्रव अमोनिया है, तो आप सबसे पहले ये जानो कि द्रव अमोनिया में जो NH2 है वो भयंकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस होने के कारण क्या करती है, वो प्रोटॉन खा लेती है, यहाँ से याद रखे रहना, यहाँ से प्रोटॉन खा लेती है NH2, है ना। और NH2 प्रोटॉन जब खाती है, सॉरी यहाँ से नहीं करते हम लोग, चलो यहाँ से कर देते हैं उल्टा, कि यहाँ से प्रोटॉन खा लेती है और ये ऐसे जाती है और ये क्लोरीन बाहर हो जाता है। तो ये बेंजाइन टाइप का एक आपको इंटरमीडिएट देता है। अब ये क्या होती है, इसमें 2 तरह से अटैक होता है, एक बार यहाँ से अटैक कर सकते हैं, एक बार यहाँ से अटैक कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है ना, वो बेस की तरह बिहेव करता है, जिसमें प्रोटॉन खा लेता है। यहाँ से आप याद रखिएगा ना, ये वाला जो नीचे स्टेप है वो, अरे यार हद है, जो नीचे स्टेप है ना बच्चों लोग, वो थोड़ा गलत हो गया है, उसको नीचे स्टेप को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो एक बार अटैक यहाँ से करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से अटैक करेगा तो ये बनेगा। यहाँ से अटैक करता है मेटा पोजीशन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होती है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
की तरह है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे फेवरेबल होता है इस वाले पोजीशन पर, इसलिए ये वाला जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है। कौन सा टॉलुडीन बोलेंगे इसको? 31 में जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे मेटाटॉलुडीन, इसको मेटाटॉलुडीन, ठीक है। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, सॉरी इसका ये हो जाएगा मेटाटॉलुडीन, यही है मेटाटॉलुडीन, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। रुको यार, स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। निम्न में कौन I2OH के साथ अभिक्रिया कर आयोडोफॉर्म नहीं देता है? देखो, आयोडोफॉर्म वही नहीं देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो सबसे पहले तो ये जितने भी अल्कोहल है ना, वो I2 और OH के प्रेजेंस में NOI बनता है और NaOI बनता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो पहले ऑक्सीक्रिएट कर देता है। तो आइसोप्रोपिल तो है कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में, सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग डाइमेथिल कीटोन में। और जो हमारा एसिटेल्डिहाइड है एथेनॉल, वो एसिटेल्डिहाइड ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीकृत तो और कुछ होगा नहीं, इसका ऑक्सीकरण और ज़्यादा नहीं होता है इसके प्रेजेंस में। और जो एथेनॉल है, जो प्राइमरी अल्कोहल है, वो एल्डिहाइड बना लेता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं है कि ये बन जाए, बनेगा भी तो एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड बन भी जाएगा ना, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होता नहीं है, ठीक है। मतलब ये जैसे बना भी लिया तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड जो होती है ना, वो बना, यहाँ पे नहीं बन पाता है, हाइड्रोजन नहीं होती है, इसलिए ये वाला जो है ना आपका आयोडोफॉर्म नहीं देता है। याद रखना, मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया था कि आयोडोफॉर्म से रिएक्शन आता है। तो ये जो है आपका ऐसा वाला कोई पदार्थ हो या आपका HC≡OCH3 वाला पदार्थ हो, तो ये दोनों के दोनों आयोडोफॉर्म देते हैं, ये दोनों के दोनों आयोडोफॉर्म देते हैं। और जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता उसमें आयोडोफॉर्म नहीं मिलता है, ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा। चलो अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, विलियम संश्लेषण इथरीकरण द्वारा निम्न के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है। देखो विलियम संश्लेषण आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत टफ लेवल का पूछा गया है। देखो विलियम संश्लेषण में क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपका एल्कोक्साइड होता है और एल्किल हैलाइड होता है। बच्चे लोग सबसे पहले तो ये जानो, तो एल्किल हैलाइड के हेलोजन परमाणु का एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तब जाके ROR बनता है, यानी यहाँ पे एक बेस की तरह यूज होता है, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है ये। तो ये ऐसा होना चाहिए। देखो तो आपका ये तो बेस है, तो यदि आप ये पहला वाला जो आपको एग्जांपल दिया गया है आप इसको देखोगे तो ये वाला है, आपके पास बेस है ना। पहले तो ये क्या करता है, क्लोरीन जो है डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये प्राइमरी देगा और डिसोसिएट होकर के जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन देगा तो ये रीअरेंज होकर के सेकेंडरी हो जाएगा। और ये हमारा एक खतरनाक बेस होता है और ये जो है ना आपको एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करा देता है। याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर कराता है तो यहाँ पे एल्किन बन जाती है। तो आपको तो ईथर बनाना था, यहाँ बन गया एल्किन, तो ये तो गलत हो गया है ना। तो आपको यदि ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एल्किन बनेगा, ईथर नहीं बनेगा। तो ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है, पहला और तीसरा है जिसमें आपको ऐसा दिख रहा है जहाँ पे एल्किन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन नंबर सेकेंड को, ऑप्शन नंबर सेकेंड में क्या है, ये है आपका O-, यहाँ पे बेस की तरफ यूज़ किया गया। और ये जब जाके अटैक करेगा तो ये क्लोरीन बाहर होगी और बाहर होगी तो यहाँ पे बन जाएगा ईथर। तो प्रॉपर जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ये होगा, जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वो उसका दिमाग इस लेवल तक जाएगा, क्योंकि बेस जो है ना बच्चों लोग याद रखना ये सीधा एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करा देता है, ठीक है। अब आते हैं 35 नंबर में। देखो 35 नंबर जो है ना आपका क्या क्वेश्चन बोला है, प्राथमिक नाइट्रो यौगिक नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कर नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से विलय होकर देता है। देखो प्राथमिक नाइट्रो यौगिक ये है आपका प्राथमिक नाइट्रो यौगिक, याद रखना, ठीक है, प्राथमिक नाइट्रो कंपाउंड है। और ये प्राथमिक नाइट्रो कंपाउंड क्या करता है, देखो नाइट्रस अम्ल है ये आपका नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड जो है ना
आपका नाइट्रोलिक एसिड देता है भाई, सबसे पहले तो याद रखना, नाइट्रोलिक एसिड देता है। और ये नाइट्रोलिक एसिड NaOH के साथ करते हैं तो सोडियम नाइट्रोलेट देता है। और ये सोडियम जो नाइट्रोलेट है आपका, क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 है। तो ये आपका देता है रेड कलर का देता है, ठीक, ये रेड कलर का, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भयंकर टफ क्वेश्चन पूछा गया है इसको भी, तो ये रेड कलर का, मुझे लगता है कि एक आध कोई क्वेश्चन छूट गया है ऊपर तरफ, देख लेते हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ करना पड़ रहा है इस वाले वीडियो में, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है मेरा। अच्छा ये दिखाओ 32, निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है। तो बच्चे लोग एंटीबायोटिक कौन नहीं है, पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक है, क्लोरोफेनिकॉल आपका एंटीबायोटिक है ना, ये है, और बस ये जो है ना एंटीबायोटिक नहीं है, ये एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है ना, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, इसलिए एंटीबायोटिक ये नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन छूट गया था जिसको मैंने कंप्लीट करा दिया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन ये कहता है, अब थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग। जब प्रोपेनॉल को इन Zn और मरकरी के साथ HCl के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो बच्चे लोग ये होता है ना, ये क्लीमेंशन अपचयन है। क्या है ये, क्लीमेंशन अपचयन। और क्लीमेंशन अपचयन में क्या होती है पता है, अपचयन में ये खतरनाक रिएक्शन होता है। क्लीमेंशन अपचयन में ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एल्केन में, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप को करता है और एल्कोहल को भी करता है, तो ये तो डेंजर रिएक्शन हो गया। मेनली आप कार्बोनिल रिएक्शन में देखे होगे। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उबलते हुए टॉलुइन का क्लोरीनीकरण पश्चात जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है भाई, देखो आपके पास ये है टॉलुइन। टॉलुइन को आप लोग Cl2 के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ले जाओगे तो ये तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है। और उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करते हो ना, तो हाइड्रोलिसिस करने से तीनों क्लोरीन बाहर हो जाती है और आपका ये बेंजोइक एसिड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट बच्चे लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बेंजोइक एसिड होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन वी की कमी से होता है आपका, विटामिन ई से होता है जनन शक्ति में कमी, और विटामिन B1 से होता है बेरी रोग, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो इसका यही आंसर होगा। विटामिन से क्वेश्चन पूछ दिया, देखो ना कितना टफ बना दिया क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद 39 में आ जाओ। अब 39 में आओगे तो निम्न में से सर्वाधिक क्षारी कौन है। जो रेजोनेंस में नहीं रहेगा वो सर्वाधिक क्षारी होगा। तो ये रेजोनेंस में नहीं रहता है, इसलिए सर्वाधिक क्षारी यही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 41 नंबर में, जलीय अपघटन के पश्चात उत्पाद को कैसे विभेदित करोगे। देखो जलीय अपघटन करेंगे ना तो ये दोनों में जलीय अपघटन के बाद अल्कोहल मिलता है, और अल्कोहल का जो परीक्षण है वो लुकास टेस्ट से किया जाता है, ठीक है। तो लुकास टेस्ट में होता क्या है बच्चे लोग, जो टर्सरी अल्कोहल है ना वो बहुत तेजी से फास्ट जो है ना आपको मिल्की सोल्यूशन बनाता है, जिसमें टर्बिडिटी बहुत जल्दी आती है, ठीक है। टर्बिडिटी जो होती है ना वो बहुत फास्ट आती है, फास्ट टर्बिडिटी अपीयर होती है, एकदम दूधिया हो जाता है। इसमें 5 मिनट बाद टर्बिडिटी है, 5 मिनट बाद टर्बिडिटी होती है ना, और 5 मिनट बाद टर्बिडिटी होती है। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, ठीक है। और इसमें होता है बहुत नहीं के बराबर 9 हो जाती है। तो इसमें हम लोग कास्ट टेस्ट से परीक्षण करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा गया है। पहले आपको अल्कोहल बनाया है, फिर अल्कोहल बनवा करके आपसे पूछा है कि आप अल्कोहल का परीक्षण कैसे करोगे। तो अल्कोहल का परीक्षण करते हैं लुकास टेस्ट से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मोस्ट फेमस क्वेश्चन 40 नंबर का। देखो 40 नंबर का देखोगे तो C4H11N में कुल संरचनात्मक समअवयवों की संख्या मैंने पूरा बना दी है, आप भी बना के देखेंगे। तो इसमें आएगा 8, ठीक है। 8 संरचनात्मक समअवयव होगा।
और उसके बाद 42 नंबर देखें तो आपको दिखेगा विनाइल एसिटिलीन। तो जो विनाइल एसिटिलीन होता है ना, आपका संरचना ऐसे होगा, देखो बच्चे लोग ये। और विनाइल एसिटिलीन में आप नंबरिंग दोगे तो कहाँ दोगे, डबल बॉन्ड से, 1 2 3 और ये 4। तो ये हो जाएगा 1 ब्यूट 1 इन, मतलब 1 में डबल बॉन्ड है और 3 में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आइन हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। इसी को देखो विनाइल क्लोराइड से आप देखोगे तो ये आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूट 1 इन होगा, ब्यूट 1 इन। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया, तो ये भी एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में ना जान फूंक दिया है, मालूम। आपको लगेगा कि यार ये तो मैं जानता हूँ, आप पूरा भूल जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें, जबरदस्त क्वेश्चन। और 44वें क्वेश्चन में आओगे, 44वें क्वेश्चन नहीं, 43वें क्वेश्चन में कौन यौगिक एक प्राकृतिक बायोपॉलीमर है। प्राकृतिक बायोपॉलीमर तो डीएनए ही होता है ना, आप लोग सब लोग जानते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निद्राकारी औषधि कौन है, पैराएल्डिहाइड। बहुत लोगों को पता नहीं था कि पैराएल्डिहाइड जो होती है ना निद्राकारी होती है। उसके बाद ये क्यूमिन वाला जो क्वेश्चन है ना, मेरे को बहुत भाया था, क्योंकि कुछ क्यूमिन का जो क्वेश्चन है ना वो इम्पॉर्टेंट ही है। तो बच्चे लोग क्यूमिन जो होती है ना, ये आइसोप्रोपिल बेंजीन होती है। ये जो आइसोप्रोपिल बेंजीन होती है ना, आइसोप्रोपाइल और ये बेंजीन, इसी को बोलते हैं क्यूमिन। तो ये क्यूमिन को जब हम ऑक्सीजन के साथ ले जाते हैं और गर्म करते हैं या ले जाते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये परऑक्साइड बना लेता है। परऑक्साइड जो होती है ना, जब हम लोग उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये प्रोटोनेट हो जाती है। सॉरी, हाइड्रोलिसिस नहीं, प्रोटॉन मीडिया देते हैं तो प्रोटोनेट हो जाती है और ये जाकर के इस तरीके से H2O ये बाहर करती है। याद रखना, ये H2O बाहर करती है, फिर ये कार्बोकेटायन बन जाता है। अब ये कार्बोकेटायन में फिर से H2O जो है ना न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक मारती है। देखिए, आप देखोगे ध्यान से तो ये जो है आपका ऑक्सीजन H2O दिख रहा होगा, ये जो है आपका जाके अटैक करती है यहाँ पे और ये H2O जुड़ जाता है। फिर यहाँ पे डीप्रोटोनेट होती है, डीप्रोटोनेट होने के बाद ये फिनॉल बनाता है। तो ये जो क्यूमिन है ना, वो बेस्ट ऑप्शन होता है आपका फिनॉल बनाने का। तो फिनॉल जब बनती ही है साथ ही साथ, लेकिन फिनॉल के साथ एक चीज़ और बन जाती है, वो है एसीटोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल और एसीटोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में दमदार क्वेश्चन था बच्चे लोग, और ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। अब इसके बाद तो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है वो भी। देखो 46वें नंबर के पढ़ के देखिए। एक कार्बनिक यौगिक में 4% सल्फर है, इसका न्यूनतम अणुभार क्या होगा। मैं मानता हूं कि ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। यौगिक में उपस्थित सल्फर की मात्रा 4% है, इसका मतलब ये है कि 4 ग्राम सल्फर है तो यौगिक का जो मात्रा होगा वो 100 ग्राम रहा होगा। 100 ग्राम यौगिक की मात्रा रही होगी तभी उसमें 4 ग्राम सल्फर है, ठीक है। तो हम 32 ग्राम सल्फर है, यानी मॉलिक्यूलर मास सल्फर का जो होता है 32 होता है, तो 32 ग्राम यदि सल्फर है तो कितना ग्राम पदार्थ हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 800 हो जाएगा अणुभार, तो 800 मोल हो जाएगा, 800 पर मोल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ग्लूकोज के ओसाजोन फॉर्मेशन में कार्बन अणु प्राप्त कितने होते हैं, कार्बन अणु कितने पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए ना 2 कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, और उसमें जो कौन होता है, उसमें जो होता है पहला और दूसरा होता है, किसको ले, ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए हमारा जो पहला और दूसरा है वही होता है, ठीक है। अब उसके बाद कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है, ये आया है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं, इतना थोड़ा पेशेंस रखे हो तो दो और देख लो। देखो डिस्कशन करने में इतना टाइम लग रहा है तो आप ये सोचो कि आपको क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो कितना प्रेशर रहेगा। C6H5NH2CHCl3 है ना। कार्बिल अमीन अभिक्रिया वही देता है जो प्राइमरी एमीन होता है। एक बात तो पहले बता दे तो बच्चे लोग, सबसे पहले ये जानना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया वही देता है जो प्राइमरी एमीन होता है, ठीक है। तो कार्बिल एमीन बना लिया, ये है आपका बेंजीन आइसोसाइनाइड, इसी को वो कार्बिल एमीन बोलते हैं। तो प्राइमरी एमीन कौन है इसमें, प्राइमरी एमीन कौन है, सेकेंडरी एमीन है ना। तो आप जाएंगे तो ये है आपका प्राइमरी एमीन की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है। RNH2 ये कंपाउंड जो है देती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 49 में। प्रोटीन की पहचान के लिए कौन सा विकर्मा प्राप्त किया जाता है। देखो जेंथे प्रोटीन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 2 ml जो प्रोटीन है ना उसका सोल्यूशन बना लेते हैं।
और 2 ml प्रोटीन सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं और उसको 2 मिनट तक हीट करते हैं। और हीट करने के बाद ना उसको 100 ml टैप वाटर ले जाते हैं, उसके ऊपर उसको डिश को रख करके ठंडा करते हैं, तो येलो कलर का सोल्यूशन बनता है। और जैसे ही येलो कलर का सोल्यूशन बनता है हम लोग जान जाते हैं कि उसमें उस प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड है वो ऐसे एमिनो एसिड कंटेन है जिसमें एरोमेटिक रिंग कंटेन है। क्यों एरोमेटिक रिंग कंटेन है, कैसे जाने? क्योंकि जो येलो कलर बनती है ना वो एरोमेटिक यौगिक जो रिंग रहता है ना उसके नाइट्रेशन के कारण होती है। जैसे ही नाइट्रेशन हो जाता है रिंग, वहाँ पे येलो कलर का सोल्यूशन बनता है। तो ऐसे कुछ एमिनो एसिड है जिसमें एरोमेटिक रिंग होता है, तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिलएलानाइन ऐसे हैं जो जिसमें एरोमेटिक रिंग होता है। ठीक है बच्चे लोग, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। और अच्छा एक क्वेश्चन और बच गया था ऊपर तरफ, ये क्वेश्चन 49 को पढ़ के देखो। C5H10 फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ना। C5H10 फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है। अपचयित नहीं करता, फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है। क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया देता है और प्रबल अपचायक के द्वारा नॉर्मल पेंटेन में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हो क्वेश्चन को? देखो आपको क्या बोला, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। मैंने अभी बताया था आपको कि जो मेथिल कीटोन है, आपका मेथिल कीटोन है और ऐसा है जिसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इधर कोई भी ग्रुप जुड़े है, तो ऐसे जो है ना वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो ऐसा कोई जगह दिख रहा है जिसमें आपको लगे कि हाँ यार ये दिखा है? देखो ना, आप क्वेश्चन को तो इतना पीएचडी नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है वो जानना था। और बस जान गया तो ये आगे पीछे जानने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो आपका रिएक्टेंट है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 का बी, यही आपका रखा है जो आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है। मैं अभी लेक्चर सीरीज जो बना रहा हूँ उसमें आपको एक एक रिएक्शन को मैं डीप में पढ़ाने वाला हूँ। तो जो भी बच्चा जो लेक्चर सीरीज को ज्वाइनिंग करना चाहता है वो पैड सीरीज रहेगी, उसको आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को मैं एक एक चीज़ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोगों का थोड़ा सा इसमें मैंने ज़्यादा समय लिया है, समय इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा हैंग मार रहा था, लेकिन इस वाले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से सॉल्यूशन किया है। आप लोग इसको केयरफुली देखिएगा बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट करके देखिएगा। आप लोग जब देखेंगे ना तो आपको कितने लेवल तक पढ़ाई करनी है, कितने डेप्थ तक पढ़ाई करनी है वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, बढ़ने के साथ साथ आपको पढ़ने वाले भी एक से एक लोग हैं, कोई नीट पढ़ा रहा है, कोई जेई पढ़ा रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट के साथ आपको मतलब कंपटीशन में रहना है, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, तब जाके आपको 43,000 की नौकरी मिल पाएगी। ठीक है, तो ऐसी आसानी से मिलने वाली नहीं है, बहुत टफ एग्ज़ाम होने वाला है इस समय। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग बढ़िया पढ़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा देखते हैं ना, तो देखने के बाद जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो आप शेयर करें, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और लाइक भी करें भैया, शेयर और लाइक करें, शेयर लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूरी है। ठीक है, सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है भैया, ताकि मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं और जो भी नोटिफिकेशन में वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में जल्द ही मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।